हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर कंपटीशन में। फ्रेंड्स देखिए, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी के सेकंड मॉक टेस्ट को। यानी कि इससे पहले वाले वीडियो में हम ऑलरेडी फर्स्ट मॉक टेस्ट को डिस्कस कर चुके हैं। एंड आज हमारा मॉक टेस्ट सेकंड है, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चंस को आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और देखिए स्टूडेंट्स, डेली बेसिस पर हमारे मॉक टेस्ट आते रहेंगे। डेली बेसिस पर क्या होगा फ्रेंड्स, हमारे मॉक टेस्ट आते रहेंगे, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के टॉप 20 एंड टॉप 30 सीडीपी एंड पेडागोजी की प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो डेली बेसिस पर प्रैक्टिस से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है चाइल्ड्स एरर्स एंड मिसकंसेप्शंस, यानी कि बच्चों की जो गलतियां होती हैं और गलत धारणाएं होती हैं, इनको हम कैसे देख सकते हैं। देखिए बच्चे, सबसे पहले तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप इसको खुद अटेम्प्ट करें, और इसका जो भी आंसर आपको करेक्ट लग रहा है उस आंसर को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड आप अपनी तरफ से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, एंड लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका फाइनल स्कोर क्या रहा। 20 आउट ऑफ कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, मीन्स आप लोगों को 20 में से कितने नंबर आ रहे हैं, आप लिखकर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए फ्रेंड्स, हमारा आज का पहला सवाल है चिल्ड्रंस एरर्स एंड मिसकंसेप्शंस, यानी कि बच्चों की जो गलतियां होती हैं और बच्चों की जो गलत धारणाएं होती हैं, उनको हम किस प्रकार से या किस नज़रिए से देख सकते हैं। क्या हम बच्चों की गलतियां एंड मिसकंसेप्शंस को ऐसे देख सकते हैं कि देखिए, सिग्निफाई दैट चिल्ड्रंस कैपेबिलिटीज आर फार इंफीरियर देन दैट ऑफ एडल्ट्स। क्या बच्चों की जो गलतियां हैं उनसे हम ये बोल सकते हैं कि बच्चों की जो कैपेबिलिटीज हैं वो कैसे फार इंफीरियर है, यानी काफी छोटी हैं। क्या हम उनको ऐसे बोल सकते हैं काफी छोटी हैं, किसकी तुलना में, एडल्ट्स की तुलना में। यानी बच्चों की कैपेसिटीज, बच्चों की जो एबिलिटीज होती है, क्षमताएं होती है किसी चीज को सीखने की, क्या उनको हम छोटा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते बच्चे, ऐसा हम ऐसा नहीं कह सकते। तो क्या बच्चों के जो एरर्स एंड मिसकंसेप्शन है आर अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्या ये टीचिंग एंड लर्निंग के प्रोसेस में एक सिग्निफिकेंट स्टेप है? डेफिनेटली। देखिए, जब आप लोग पेडागोजी पढ़ते हैं, है ना, सीडीपी पढ़ते हैं, तो आप लोग देखते हैं कि जो बच्चे एरर्स करते हैं, मिसकंसेप्शंस जो बच्चों के होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं बच्चे की टीचिंग एंड लर्निंग के प्रोसेस में। यानी बच्चे अपनी नॉलेज को जो कंस्ट्रक्ट करते हैं, अपनी नॉलेज को प्राप्त करते हैं, इसमें क्या बहुत इंपॉर्टेंट रोल, इस रोल को एक तरह से हम कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एरर्स का एंड मिसकंसेप्शंस का। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? सही आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। और देखिए, थर्ड ऑप्शन की और अगर हम लोग बढ़े, तो आर अ हिंड्रेंस, क्या ये एक बाधा है? देखिए, कभी भी किसी बच्चे की जो एरर्स होते हैं, वो वो क्या है, हिंड्रेंस नहीं, बाधा तो कभी नहीं हो सकते, क्योंकि एरर्स ही हमको ये दिखाते हैं कि बच्चा कम से कम प्रयास कर रहा है कुछ सीखने का। एंड जब तक बच्चे प्रयास करेंगे, मतलब वो सीखेंगे डेफिनेटली कुछ ना कुछ, तो है ना। तो इसलिए हम बाधा तो नहीं कह सकते, हिंड्रेंस नहीं कह सकते। इसलिए बच्चे, हमारा थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। एंड फोर्थ ऑप्शन है कि जो बच्चों के एरर्स हैं एंड मिसकंसेप्शन है, वो शुड बी इग्नोर्ड। क्या बच्चों के जो एरर्स हैं उनको इग्नोर किया कर देना चाहिए? देखिए, हमको बच्चों के एरर्स को एंड बच्चों के मिसकंसेप्शंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके जो एरर्स हैं एंड उनके जो मिसकंसेप्शंस हैं उनको हमें सुधारना चाहिए, सुधारने का प्रयास करना चाहिए। तो इसी सबको देखते हुए बच्चे, हम कह सकते हैं कि हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या होगा बच्चों? आंसर नंबर सेकंड, जो कि है जो बच्चे के जो एरर्स हैं एंड मिसकंसेप्शन है, वो क्या है, एक सिग्निफिकेंट यानी काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम चाइल्ड इज व्यूड एज। देखिए, जब हम कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम की बात करते हैं, यानी जब हम बच्चे को कैसे मानते हैं, बच्चे रचनात्मक मानते हैं। जब बच्चे को हम रचनात्मक मानते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम में रख के देखते हैं, तो ऐसे में बच्चे को किस प्रकार से देखा जाता है? क्या बच्चे को एक प्रॉब्लम सॉल्वर माना जाता है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर माना जाता है, या फिर मिनिएचर ऑफ एडल्ट माना जाता है, या फिर हम कह सकते हैं ब्लैंक स्लेट माना जाता है, या फिर हम कह सकते हैं पैसिव बीइंग माना जाता है? क्या होगा बच्चे, इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। एंड देखिए, चलिए हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप लोग देखें कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क, तो जब भी बच्चे कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी नॉलेज को, अपनी नॉलेज का सृजन करते हैं, अपनी नॉलेज का निर्माण करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि पैसिव तो बच्चा बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए, पैसिव लर्निंग को हम कह सकते हैं नेगेटिव वर्ड है ये।
पैसिव लर्निंग या पैसिव होकर बच्चे अगर सीखते हैं तो वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। एंड थर्ड ऑप्शन की ओर जब हम बढ़ते हैं, देखिए ब्लैंक स्लेट। क्या कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क की तरह, जब हम कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम की तरह एक बच्चे को देखते हैं तो ब्लैंक स्लेट का मतलब यहाँ पर क्या होता है? देखिए ब्लैंक स्लेट एंड टेबुलर रेशा, इसका मतलब क्या है कि टेबुलर रेशा हम पहले ही देख लेते हैं। टेबुलर रेशा क्या होता है? टेबुलर रेशा एक वह स्थिति होती है, वो कंडीशन होती है जब बच्चे का माइंड बिल्कुल ब्लैंक होता है। जैसे कैसा होता है बच्चे? ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, यानी खाली होता है। जैसे जब बच्चे का जन्म होता है, बर्थ होता है, उसमें बच्चे के दिमाग में कुछ भी नहीं होता, धीरे धीरे करके वो चीजें सीखता है। तो उस स्टेट को हम कहते हैं टेबुलर रेशा। तो देखिए, जब हम बच्चे को बात करते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क की, तो हमारा थर्ड ऑप्शन भी गलत होता है। बच्चे को हम ब्लैंक स्लेट की तरह नहीं देखते हैं, बल्कि जब हम कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम की बात करते हैं ना, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम का मतलब है कि बच्चा एक प्रॉब्लम सॉल्वर है। अपनी प्रॉब्लम्स को या कुछ भी उसको प्रॉब्लम दी गई है, उनको सॉल्व करके बच्चा अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, बना रहा है। एंड हम कह सकते हैं साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर है बच्चा। इसलिए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट, जो कि प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। तो बच्चे, अगर आपके अभी तक फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्वेश्चन सही हुए हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके अभी तक का क्या स्कोर रहा है। देखिए बच्चे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर हो जाएगा अपना फर्स्ट आंसर, जो कि है अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। अपना थर्ड क्वेश्चन है अ टीचर्स रोल वाइल यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग इन हर क्लास। देखिए, जब एक टीचर कोऑपरेटिव लर्निंग को प्रमोट करते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग से पढ़ाती है या पढ़ाते हैं, है ना, तो एक टीचर का रोल क्या होता है? इज टू सपोर्ट द ग्रुप विच हैज द ब्राइट एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन। क्या एक टीचर का रोल ये है कि जिस ग्रुप में ब्राइट एंड टैलेंटेड स्टूडेंट हैं उस ग्रुप को सपोर्ट करे? देखिए, ऐसा नहीं कर सकते हमको, बल्कि हर एक ग्रुप को सपोर्ट करना होगा, हर एक बच्चे को सपोर्ट करना होगा। हम ऐसा तो नहीं कर सकते, एक जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए आप एक टीचर हैं एंड आप सिर्फ ब्राइट स्टूडेंट्स एंड जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनको सपोर्ट करें। तो ये क्या हो सकता? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, है ना। ये गलत होगा, हम ऐसा नहीं कर सकते। इज टू बी अ साइलेंट स्पेक्टर एंड लेट चिल्ड्रन डू व्हाट दे वांट। देखिए, जो बच्चे करते हैं वो उनको करने दो, ऐसा कहना भी क्या है? हम ऐसा नहीं करते, तो ये भी हमारा गलत होगा। इज टू लीव द क्लास एंड लेट चिल्ड्रन वर्क ऑन देयर ओन। देखिए, क्लास को छोड़ देना क्या होगा? क्लास को छोड़ देना। क्या क्लास को छोड़ देना एक टीचर का रोल हो सकता है? नहीं हो सकता बच्चे, है ना। तो इसका, जब हमारे तीन गलत हो चुके हैं, तो हम देखेंगे कि फोर्थ को पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप लोग D++ का एग्जाम दे रहे हैं, ताकि आपका समय बचे। देखिए बच्चे, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग D++ का एग्जाम देने जाएंगे ना, तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज होती है। स्टूडेंट्स को क्या होता है कि आता तो बहुत कुछ है, बट टाइम मैनेजमेंट अच्छा ना होने की वजह से ना स्टूडेंट D++ का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। इसलिए बच्चे ध्यान रखिएगा, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट पर फोकस कीजिएगा। एंड अपनी पढ़ाई के साथ साथ में टाइम मैनेजमेंट पर भी प्रॉपर फोकस कीजिएगा, इसको भी इम्प्रूव कीजिएगा। तो देखिए, अगर आप लोग D++ में एग्जाम देने जाएंगे उस समय पर आपको इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके तीन ऑप्शंस गलत हो चुके हैं, तो आप डायरेक्टली फोर्थ को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, अगर आपको कंफर्म पता है कि हमारे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन गलत हैं। बट अभी फिलहाल हम वीडियो देख रहे हैं, अभी फिलहाल हम सीख रहे हैं, तो हम देख लेते हैं। इज टू सपोर्टिव एंड मॉनिटर ईच ग्रुप। देखिए, डेफिनेटली एक टीचर का रोल क्या होना चाहिए? ईच ग्रुप, यानी हर एक ग्रुप को सपोर्ट करना एंड हर एक ग्रुप को क्या, मॉनिटर करना, ध्यान देना उस पर। तो हमारे थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, जो कि है सहायक होना और प्रत्येक समूह की निगरानी करना। क्या होगा बच्चे? सहायक होना और प्रत्येक समूह की निगरानी करना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है फोर्थ क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोट्स्की। देखिए, लेव वाइगोट्स्की की थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया होगा, आप लोग देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोट्स्की, बेसिक मेंटल कैपेबिलिटीज, बेसिक जो मेंटल कैपेसिटीज होती हैं, आर ट्रांसफर्ड इनटू हायर कॉग्निटिव प्रोसेसेस प्राइमरली थ्रू। देखिए, लेव वाइगोट्स्की के अकॉर्डिंग जो हमारी बेसिक मेंटल कैपेसिटीज होती हैं, कैपेबिलिटीज होती हैं, वो क्या ट्रांसफर्ड की कर दी जाती हैं हाई कॉग्निटिव प्रोसेस में। तो ये किसके थ्रू होता है? डेफिनेटली स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि लेव वाइगोट्स्की ने क्या बोला? सोशल इंटरेक्शन को बढ़ावा दिया है, हम कह सकते हैं। लेव वाइगोट्स्की की थ्योरी में उन्होंने ज्यादातर सोशल कॉन्टैक्ट को ही एक तरह से हम कह सकते हैं वैल्यू दी है।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोशल इंटरेक्शन, यानी सामाजिक संपर्क। देखिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक संपर्क। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स Which of the following statements denotes the relationship between development and learning correctly? देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग में करेक्ट रिलेशनशिप इनमें से कौन सा ऑप्शन बताता है? क्या डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड है एंड इंटरडिपेंडेंट है? डेफिनेटली बच्चे, जो डेवलपमेंट एंड लर्निंग वो क्या है? इंटर रिलेटेड है एंड इंटरडिपेंडेंट है। फिर भी हम सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं, उनमें मिस्टेक्स क्या है। देखिए, डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर नॉट रिलेटेड, क्या दोनों रिलेटेड नहीं है? आप लोग जानते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि डेवलपमेंट एंड लर्निंग रिलेटेड ना हो, बल्कि ये क्या है? इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है। लर्निंग टेक्स प्लेस इरिस्पेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, क्या बिना डेवलपमेंट के लर्निंग हो सकती है? यानी विकास के बावजूद सीखना हो सकता है? नहीं हो सकता बच्चे। एंड फोर्थ ऑप्शन है रेट ऑफ लर्निंग फार एक्सीड्स, जो लर्निंग की रेट है वो काफी ज्यादा होती है और डेवलपमेंट की रेट काफी कम होती है। देखिए ऐसा भी नहीं, क्योंकि दोनों चीजें क्या है बच्चे? इंटरडिपेंडेंट है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे हमारी लर्निंग होती जाएगी, है ना। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन, जिसको हम कह सकते हैं डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू प्याजी स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, देखिए प्याजे के अकॉर्डिंग जो स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वेज ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ एक्सपीरियंस आर कॉल्ड, क्या कहे जाते हैं? देखिए आप लोगों ने प्याजे की थ्योरी को काफी अच्छे से पढ़ा होगा और हमने भी काफी अच्छे से प्याजे की थ्योरी को पढ़ाया हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी है प्याजे की थ्योरी तो एक बार पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको थ्योरीज के जो क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट कर सकें। जैसे कि प्याजे के अकॉर्डिंग जो साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम स्कीमाज बोलते हैं। आप लोगों को कि स्कीमाज होता क्या है मैंने काफी डिटेल्स में बताया हुआ है अपनी प्याजे वाली थ्योरी के अंदर। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्कीमाज। विद एन एप्रोप्रिएट क्वेश्चन सजेशन द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग कैन बी एक्सटेंडेड फार बियॉन्ड द पॉइंट विच शी कुड हैव रीच्ड अलोन। यानी बच्चे क्या बोला जा रहा है कि एक एप्रोप्रिएट क्वेश्चन के माध्यम से, एक एप्रोप्रिएट सजेशन के माध्यम से एक बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी बढ़ाई जा सकती है। यानी एक बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी इंप्रूव की जा सकती है, एक जैसे कह सकते हैं बाहरी सपोर्ट से, है ना। एक सजेशन देके, एक क्वेश्चन देके, है ना, बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग काफी बढ़ाई जा सकती है, काफी इंक्रीज की जा सकती है, काफी एक्सटेंड की जा सकती है। जबकि वो अकेला यानी अलोन उस लेवल तक रीच नहीं कर सकता था। यानी अपनी अंडरस्टैंडिंग को अगर वो अकेला अलोन अब कोई बच्चा बढ़ाने की कोशिश करता तो नहीं कर सकता था, बट उसको एक अप्रोप्रिएट क्वेश्चन या अप्रोप्रिएट सजेशन देके उसकी अंडरस्टैंडिंग को काफी बढ़ाया जा सकता है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं? आप लोगों ने वाइगॉट्से की थ्योरी पढ़ी होगी एंड वाइगॉट्स्की ने बोला है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। आप लोग जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट से काफी अच्छे प्रकार से, एक तरह से हम कह सकते हैं आप लोग जानते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। अब देखिए एक बार हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट होता क्या है। सपोज कीजिए ये एक सर्कल है, इसमें क्या है, एक चाइल्ड अपनी खुद की मदद से यानी किसी की मदद के बिना यहाँ तक अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकता है ना। लेकिन ये वो सर्कल है जहां तक एक बच्चा बिना किसी की मदद के नहीं पहुंच सकता। तो इसी जोन को हम क्या बोलते हैं बच्चे? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी ZPD। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। Selecting and presenting stories and clippings from newspaper that portray both men and women in non-traditional roles is an effective strategy too। देखिए स्ट्रेटजी सिलेक्टिंग एंड प्रेजेंटिंग देखिए स्टोरीज एंड क्लिपिंग्स ली गई हैं कहाँ से? न्यूज़पेपर से। यानी न्यूज़पेपर से स्टोरीज लेना, क्लिपिंग से लेना, और कैसी स्टोरीज लेना? जो ये दिखाती हैं कि मैन एंड वुमेन दोनों क्या है? नॉन ट्रेडिशनल रोल्स में है। अब देखिए नॉन ट्रेडिशनल रोल्स क्या होते हैं? एक तरह से परंपरागत रोल तो, यानी ट्रेडिशनल रोल तो ये होते हैं कि महिलाओं को इस प्रकार का रोल अच्छा सूटेबल रहेगा, एंड मैन यानी मेंस को, आदमियों को इस प्रकार का रोल सूटेबल रहेगा। ये जो फिक्स्ड सोच होती है ना, इसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल रोल्स।
बट नॉन ट्रेडिशनल रोल्स क्या हो गए, जैसे कि जो ऑलरेडी सोचा जाता है कि महिलाओं के लिए ये सूटेबल, तो इस चीज को तोड़ते हुए हम किसी भी रोल में महिलाओं को रख सकते हैं। भाई महिलाएं ये काम भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, सारा काम कर सकती हैं। एंड इसी प्रकार से मैन होते हैं, वो भी हर काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार के नॉन ट्रेडिशनल रोल्स में अगर रखे जाते हैं महिलाओं को एंड पुरुषों को, तो इस प्रकार की जो स्टोरीज होती हैं एंड इस प्रकार की जो क्लिपिंग्स होती हैं, ये क्या शो करेंगी? क्या ये प्रमोट करेंगी जेंडर बायस को? क्या ये प्रमोट करेंगी जेंडर कंसिस्टेंसी को? क्या ये इनकरेज करेंगी क्या ये इनकरेज करेंगी स्टीरियोटाइपिंग को? एंड या फिर ये काउंटर करेंगी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को? देखिए बच्चे, अगर हम नॉन ट्रेडिशनल रोल्स में मैन एंड वुमेन को रखते हैं, तो ये डेफिनेटली काउंटर करेंगी जेंडर स्टीरियोटाइप्स को, ये प्रमोट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इससे हमको पता चलता है कि महिलाएं एंड पुरुष किसी भी कार्य को करने में सक्षम है और किसी भी कार्य को कर सकते हैं अपने खुद के बलबूते पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, काउंटर जेंडर स्टेरियोटाइप्स। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इसका आंसर, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए, कोशिश कीजिए कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दें। हाँ जी बच्चे, देखिए, रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग ऑफ कोलबर्ग। देखिए बच्चे, आप लोगों ने कोलबर्ग की जो थ्योरी वो पढ़ी होगी। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो कोलबर्ग की थ्योरी को एक बार पढ़ लीजिएगा। फिलहाल हम बेसिक से जान लेते हैं कोलबर्ग की थ्योरी, अभी डिस्कस कर लेते हैं कि सवाल पढ़ लेते हैं पहले। राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय सेल्फ चूजन इथिकल प्रिंसिपल्स। देखिए, जो राइट एक्शन है वो कैसे डिफाइन किया जाता है? बाय सेल्फ चूजन इथिकल प्रिंसिपल्स, है ना। खुद के चुने गए जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, उनसे जो राइट डिसीजन है उसका डिसीजन किया जाता है। ऑफ कॉन्शियस दैट आर वैलिड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी, और जो किसके लिए वैलिड है? ऑल ह्यूमैनिटी के लिए वैलिड है, यानी सभी लोगों के लिए, एक तरह से हम कह सकते हैं मानवता के लिए वो वैलिड है, अच्छे हैं। रिगार्डलेस ऑफ लॉ एंड स्पेशल एग्रीमेंट, अपने नियम और कानूनों को छोड़कर जो मानवता के बारे में सोचें एंड अपने खुद के चुने हुए एथिकल प्रिंसिपल्स के बेस पर किसी भी चीज़ का राइट एंड रॉन्ग का डिसीजन लें। ये कोलबर्ग के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेज में आता है? तो देखिए बच्चे, पहले हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं कि कोलबर्ग की थ्योरी में क्या है। कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी में 3 लेवल्स दिए हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। इन तीनों लेवल में दो दो स्टेजेस दिए हैं, यानी कि अगर हम तीनों लेवल की दो दो स्टेजेस को मिलाएं तो टोटल स्टेजेस हमारी हो जाती हैं 6 स्टेजेस। ठीक है बच्चे, तो देखिए, इसका हमारा जब हम बात करते हैं कि खुद के चुने हुए इथिकल प्रिंसिपल्स की बात करें एंड ऑल ह्यूमैनिटी की बात करें, तो इसमें हमारा आ जाएगा यूनिवर्सल इथिकल। क्या हो जाएगा बच्चे? यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल, यानी इसका सही आंसर होगा हमारा फर्स्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। अब देखिए, इन तीनों में बात क्या गई है कोलबर्ग की थ्योरी में। फर्स्ट लेवल को इन्होंने बोला है प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी। क्या बोला बच्चे? प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी, फर्स्ट लेवल को। सेकंड लेवल को इन्होंने बोला है कन्वेंशनल मॉरलिटी, एंड थर्ड लेवल को इन्होंने बोला है पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी। क्या बोला बच्चे? पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी। तो हमारी जो ये स्टेज है ना, यूनिवर्सल इथिकल, यानी जिसमें ऑल ह्यूमैनिटी का ध्यान रखा जाता है, अपने खुद के चुने हुए इथिकल प्रिंसिपल से डिसीजन लेते हैं, तो ये हमारे लास्ट स्टेज में आती है, यानी जिसको हम कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी। एंड इसकी लास्ट लेवल में आती है, इसकी भी लास्ट स्टेज यानी कि 6th स्टेज में इस मॉरलिटी को रखा गया है। तो चलिए बच्चे, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। वन ऑफ द मेजर अकम्पलिशमेंट्स ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज। देखिए, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की जो इनमें से कौन सी एक तरह से अकम्पलिशमेंट है, कौन सी विशेषता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होने वाला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। देखिए, इसकी जो हम कह सकते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, इसका जो अकम्पलिशमेंट है, यानी मेजर हम कह सकते हैं खासियत, इसकी विशेषता है, वो है एबिलिटी टू कंजर्व। क्या है बच्चे? एबिलिटी टू कंजर्व। देखिए, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। प्याज, जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्याजे ने 4 स्टेजेस दिए हैं डेवलपमेंट की। कितनी स्टेज दिए बच्चे? 4 स्टेजेस, जिसमें से हम पहला कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा हम कह सकते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा हम कह सकते हैं
कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फोर्थ हम कह सकते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 4 स्टेजेस दिए हैं बच्चे। अब इसमें से देखिए हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग है। जो हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग है ये कौन सी स्टेज है बच्चे? ये फोर्थ स्टेज में आती है जिसको हम कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। एनिमिज्म कौन सी स्टेज में आता है बच्चे? एनिमिज्म सेकंड स्टेज में आता है जिसको हम कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्या बोलते हैं बच्चे? प्री, हाँ जी, क्या बोलते हैं बच्चे इसको? प्री ऑपरेशनल स्टेज। देखिए एनिमिज्म कौन सी स्टेज में आता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज सेकंड स्टेज में आता है। एबिलिटी टू कंजर्व ये आता है हमारा थर्ड स्टेज में जिसको हम कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। एंड हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग ये आती है हमारी फोर्थ स्टेज में जिसको हम कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो बच्चे देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों चीजों को याद रखिएगा। एनिमिज्म किस में आता है? सेकंड स्टेज में। एबिलिटी टू कंजर्व आता है थर्ड स्टेज में। एंड हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग आती है फोर्थ स्टेज में। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड फिलहाल इसका सही आंसर हो जाएगा एबिलिटी टू कंजर्व। कंस्ट्रक्टिविस्ट कंस्ट्रक्टिविस्ट सच एज जीन पियाजे एंड लेव वाइगोट्स्की व्यू लर्निंग एज। देखिए जो कंस्ट्रक्टिविस्ट है कौन कौन? एक है जीन पियाजे एंड सेकंड है लेव वाइगोट्स्की। ये लर्निंग को किस प्रकार से देखते हैं? क्या ये लर्निंग को ऐसे देखते हैं एक्टिव इंगेजमेंट की प्रोसेस ऑफ प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव इंगेजमेंट? क्या ये लर्निंग को इस प्रकार से देखते हैं कि लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है किसकी चीज का? मीनिंग मेकिंग का एक प्रोसेस है और वो भी एक्टिव इंगेजमेंट से। डेफिनेटली बच्चे जब भी आपके पास में एक्टिव इंगेजमेंट आ जाए ना, एक्टिव इंगेजमेंट जीन पियाजे एंड लेव वाइगोट्स्की, तो 99% तक ना आपका ये आंसर सही रहने वाला है। बट हम एक बार सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन की ओर नजर मार लेते हैं कि क्या पता उनमें से कुछ हमारे, क्या पता हम कुछ मिस्टेक करते हैं, इसलिए एक बार नजर देख लेते हैं कि उनमें क्या गलती है। देखिए एक्विजिशन ऑफ स्कूल बिल्कुल भी नहीं होगा, कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्सेज भी नहीं होगा एंड पैसिव पैसिव रिपीटेटिव प्रोसेस भी नहीं होगा। देखिए डेफिनेटली इसमें क्या होगा बच्चे? एक्टिव इंगेजमेंट होगा लेव वाइगोट्स्की एंड जीन पियाजे। लर्निंग को कैसे देखते हैं कि लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बच्चे एक्टिव इंगेजमेंट यानी हम इसको कह सकते हैं बच्चे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से, एक्टिव इंगेजमेंट से एंड लर्निंग बाय डूइंग डूइंग के माध्यम से अपनी नॉलेज को बनाते हैं, मेक करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चे? प्रोसेस ऑफ मेकिंग मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ चाइल्ड सोशलाइजेशन? देखिए बच्चे के सोशलाइजेशन यानी कि हम इसको कह सकते हैं बच्चे के समाजीकरण में इनमें से कौन सी चीजें हैं जो एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं? देखिए क्या वो मीडिया है, क्या वो स्कूल है, क्या वो फैमिली है, क्या वो नेबरहुड है? आप लोग देखेंगे कि बच्चे के सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण में ये चारों ही चीज काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ चारों दिए गए हैं, मीडिया स्कूल फैमिली एंड नेबरहुड। तो बच्चे इसका सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। देखिए आप लोगों ने गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस पढ़ी है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, वीडियो हमने बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हाउ वुड द इंटेलिजेंस ऑफ ए पर्सन विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स बी कैटेगराइज्ड? कैरेक्टरिस्टिक्स एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द मूड्स, टेम्परामेंट्स, मोटिव्स एंड इंटेंशंस ऑफ अदर्स। देखिए इसमें पूछा गया कि इनमें से कौन सी इंटेलिजेंस है। आप लोगों ने देखिए गार्डनर्स की थ्योरी अगर पढ़ी है तो गार्डनर ने कितनी 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस का वर्णन किया, यानी गार्डनर ने बताया कि देर आर 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसीज। अब उन इंटेलिजेंस में वो कौन सी इंटेलिजेंस है जिसमें कोई भी व्यक्ति अदर्स यानी दूसरे व्यक्तियों की जो इंटेंशन है उनको समझ पाता है, यानी दूसरे व्यक्तियों को समझ पाता है। वो कौन से बच्चे? वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन जिसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। कौन सी होती है बच्चे? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अब इसमें क्या है, बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल में। तो इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आप लोगों ने देखा है कि जिसकी स्पेलिंग में ए आता है ना, ए, और इसकी दूसरे वाले की स्पेलिंग में क्या आता है? ई आता है। देखिए इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इनमें क्या मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। इंटरपर्सनल को इंट्रापर्सनल समझ लेते हैं एंड इंट्रापर्सनल को इंटरपर्सनल समझ लेते हैं। तो इसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए देखिए एक शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं हम यहाँ पर। जहां जिस स्पेलिंग में ए आ रहा है, जिस स्पेलिंग में क्या आ रहा है बच्चे? देखिए ए आ रहा है एंड ए की स्पेलिंग में आ रहा है ई। तो ए बी सी डी में देखिए ए पहले आता है, ई बाद में आता है।
तो ए से हम पहले अपने आप को समझेंगे, पहले किसको समझेंगे, अपने आप को समझेंगे, एंड बाद में हम दूसरों को समझेंगे। बाद में किसको समझेंगे बच्चे, बाद में दूसरों को समझेंगे। तो इसलिए जिस स्पेलिंग में ए आ रहा है मतलब हम खुद को समझेंगे, एंड जिस स्पेलिंग में ई आ रहा है मतलब हम दूसरों को समझेंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है बच्चे, इंटेंशंस ऑफ अदर्स, यानी जब दूसरों को समझने की बात आ रही है तो हम कह सकते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स या फिर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे इसका सही आंसर, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द रीजंस फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन। देखिए बच्चों के जो असेसमेंट के लिए इनमें से कौन सा रीजन होना चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइए कि अकॉर्डिंग टू यू विच शुड बी द करेक्ट ऑप्शन एंड विच शुड बी द करेक्ट आंसर। टू सेपरेट एंड लेबल चिल्ड्रन। देखिए बच्चे ध्यान रखिएगा, हमारे सीटेट डी प्लस बी एंड केवीएस में जितनी भी आपकी सीडीपी आती है, जितनी भी आप एंड आपकी पेडागोजी आती है, वहां पर कुछ नेगेटिव वर्ड्स एंड कुछ पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं जो कि आप लोगों को आने चाहिए। कभी भी किसी भी चीज का उद्देश्य हम अपने क्लासरूम में किसी भी स्टूडेंट को सेपरेट करना एंड किसी भी स्टूडेंट को लेबल करना, ये दोनों क्या है बच्चे, नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, यानी इनसे हमको बचना चाहिए। हम कभी भी क्लासरूम में बच्चों को सेपरेट नहीं करेंगे एंड कभी भी क्लासरूम में बच्चों को लेबल नहीं करेंगे किसी भी एंगल से। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो गलत होगा। ठीक है तो बच्चे सेकंड हम देखेंगे, टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम। क्या असेसमेंट का ये उद्देश्य होता है कि टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है क्लासरूम में उसको इम्प्रूव करना? डेफिनेटली बच्चे होता है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन तो सही होगा। थर्ड को एक बार देख लेते हैं, टू फाइंड आउट व्हाट चेंजेस एंड प्रोग्रेस इन लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन द चाइल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। डेफिनेटली बच्चे ये भी हमारा सही होगा। एंड टू डिस्कस द कैपेबिलिटीज, पोटेंशियल्स, स्ट्रेंथ्स एंड चैलेंजिंग एरियाज ऑफ द चाइल्ड विद द पेरेंट्स। डेफिनेटली तो बच्चे हम कह सकते हैं सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हमारा फोर्थ ऑप्शन में है, यानी हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। देखिए बच्चे इसका सही आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। बढ़ते हैं अपने 15th क्वेश्चन की ओर। बच्चे अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो, इंफॉर्मेटिव लग रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड डेली बेसिस पर आपको इसी प्रकार के सीडीपी एंड पेडागोजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिलते रहेंगे। देखिए बच्चे, सेवरल रिसर्च स्टडीज शो दैट टीचर्स हैव मोर ओवरऑल इंटरेक्शन विद बॉयज, कि टीचर के पास क्या है, बॉयज से ज्यादा इंटरेक्शन है देन गर्ल्स, लेकिन गर्ल्स से इतना इंटरेक्शन एक टीचर का नहीं है। व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? इसके लिए जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो क्या है? बच्चे देखिए आप लोगों के लिए हिंदी मीडियम में भी कंटेंट अवेलेबल है। अगर आप लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप लोग हिंदी में पढ़ के अपने आंसर्स को दे सकते हैं। देखिए इसका सही, बॉयज आर इजियर टू मैनेज देन गर्ल्स। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि आर बॉयज को मैनेज करना इजी होता है एंड गर्ल्स को मैनेज करना इजी नहीं होता? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? बच्चे ऐसा नहीं बोल सकते, यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो गलत होगा। बॉयज हैव मच मोर एकेडमिक कैपेबिलिटीज। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि बॉयज के पास में तो ज्यादा एकेडमिक कैपेबिलिटीज हैं एंड गर्ल्स के पास में नहीं है? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? बिल्कुल ही नहीं बोल सकते बच्चे। ऐसा कभी भी नहीं कि बॉयज के पास ज्यादा एकेडमिक कैपेबिलिटीज हो एंड गर्ल्स के पास में ना हो, तो ऐसा बोलना गलत होता है। बॉयज नीड मोर अटेंशन देन गर्ल्स। क्या बॉयज को ज्यादा अटेंशन की जरूरत होती है? ऐसा भी नहीं होता। मीन्स हम कह सकते हैं दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बायस इन टीचिंग, कि ये क्या है, टीचिंग में जेंडर बायस का एक एग्जाम्पल है, यानी अपना सही एंड करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बायस इन टीचिंग। अपना 17th क्वेश्चन है, टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट इट इज इंपॉर्टेंट। देखिए जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं डेवलपमेंट में, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए क्या जरूरी है? टू कंसिडर बोथ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड देयर इंटरप्ले। डेफिनेटली बच्चे, अगर हम लोग जानना चाहेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं और उनको जानना चाहेंगे, उनको अंडरस्टैंड करना चाहेंगे किसी व्यक्ति की, तो हमको उसके इनहेरिटेड जो उसको बचपन से मिले हैं उनको एंड इन्वायरमेंट से जो उसको फैक्टर्स मिले हैं, दोनों को क्या ध्यान में रखना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट गिव ईच पर्सन। सेकंड ऑप्शन में क्या सिर्फ और सिर्फ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की गई है? तो सिर्फ और सिर्फ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर क्या आप लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस का अंदाजा लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते बच्चे। आप लोगों को अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना है तो इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स को भी समझना पड़ेगा एंड
इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं उनको भी समझना पड़ेगा। एंड हमारा थर्ड ऑप्शन बोल रहा है टू लुक एट द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट अफेक्ट इंडिविजुअल्स। थर्ड ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात हुई है, तो इसको भी नहीं होगा क्योंकि हमको इनहेरिटेड एंड इन्वायरमेंटल दोनों प्रकार के जो फैक्टर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको देखना पड़ेगा। टू कंसिडर मैच्योरेशन, देखिए इसमें ओनली मैच्योरेशन की बात हुई है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि टू कंसिडर बोथ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड देयर इंटरप्ले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, देखिए इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल नहीं है। एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ। देखिए बच्चे आपको यहीं से ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर मिल जाएगा अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत ही प्रैक्टिस की है सीडीपी एंड पेडागोजी की। देखिए आप लोगों को इसमें दिख रहा होगा एग्जैक्ट कोर्स, यानी क्या आप लोग जन्म के समय पर किसी बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसको बता सकते हैं कि उसका जो डेवलपमेंट होगा बिल्कुल एग्जैक्टली बता पाएंगे कि इसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा? नहीं बता सकते ना। देखिए जो ये वर्ड है ना एग्जैक्ट, वैसे भी एक नेगेटिव वर्ड है, हम कभी भी किसी भी चीज़ के बारे में बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता सकते। सपोज कीजिए आपने एक टेस्ट दिया, क्या आप बिल्कुल एग्जैक्ट बता सकते हैं कि आपके उसमें 60 70 या 80% नंबर आएंगे? बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता ना। तो इसीलिए और वैसे भी देखिए इसी को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम डेवलपमेंट को कभी भी एग्जैक्टली नहीं बता सकते। तो इसीलिए हमको बाकी 3 ऑप्शंस को पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि इसमें नॉट ही पूछा था। तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा, जो कि एग्जैक्ट कोर्स ऑफ नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ। एंड बाकी के 3 बचे हुए हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट होते हैं। बढ़ने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। देखिए इंक्लूसिव क्लासरूम की जब हम बात करते हैं तो इंक्लूसिव क्लासरूम में इनमें से कौन सा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है? क्या वो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान है, क्या वो यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन है, क्या वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग है, या फिर वो प्रमोटिंग कॉम्पिटिटिव लर्निंग है? देखिए बच्चे आप लोग जानेंगे, जब भी आप लोगों ने अगर आप लोग सीडीपी एंड पेडागोजी की डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोगों को मेरे वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। जैसे कि हम कभी भी कॉम्पिटिटिव लर्निंग को बढ़ावा नहीं देते हैं। कॉम्पिटिटिव लर्निंग एक नेगेटिव वर्ड होता है, हम कभी भी बच्चों के बीच में कॉम्पिटिशन की जो फीलिंग है ना उसको बढ़ावा नहीं देते हैं। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ये एक नेगेटिव वर्ड है कि हम कॉम्पिटिशन को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। सेकंड देखिए क्योंकि हम इंक्लूसिव क्लासरूम की बात कर रहे हैं। इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब है कि अलग अलग प्रकार के बच्चे वहां पर पढ़ रहे होंगे। तो क्या अलग अलग प्रकार के, देखिए मेच्योरिटी उनकी अलग होगी, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग होगा, कोई स्लो लर्नर हो सकता है, कोई अच्छा लर्नर भी हो सकता है। तो क्या इन सभी प्रकार के बच्चों के लिए सिर्फ एक यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन देना पर्याप्त रहेगा? तो देखिए बच्चे यूनिफॉर्म अगर इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वहां पर वो सूटेबल नहीं होगा क्योंकि ये इंक्लूसिव क्लासरूम की बात हो रही है। इसके बाद आता है कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग। क्या स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग यानी कि जो मानकीकृत जो परीक्षण होता है वो इंक्लूसिव क्लासरूम में अच्छा रहेगा? देखिए बच्चे जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग होती है ना वो इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए सूटेबल नहीं होती है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। एंड एक लास्ट ऑप्शन बचता है, यही हमारा सही आंसर है, जिसको हम कहते हैं इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। यानी कि इंक्लूसिव क्लासरूम की एक विशेष इंपॉर्टेंस होती है, वो होती है कि इंक्लूसिव क्लासरूम में हर एक बच्चे के लिए ना एक तरह से व्यक्तिगत शिक्षा योजना होनी चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चे? व्यक्तिगत शिक्षा योजना होनी चाहिए, यानी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान होना चाहिए जो कि एक टीचर को बनानी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है 20। तो बच्चे इसका आंसर आप लोग सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिए। एंड इसके बाद में जैसे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका कितने मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 20। आउट ऑफ 20 आपके कितने मार्क्स आए हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ लर्नर्स एंड देयर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए इनमें से कौन सा क्या है जो कि करेक्टली मैच है? हमको क्या ढूंढना है बच्चे? करेक्टली मैच पेयर ढूंढना है अपने को। अब देखिए अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं तो अटेंशन डेफिसिट लर्नर्स। अटेंशन डेफिसिट जो लर्नर्स होते हैं, अगर मान लीजिए कोई बच्चा जो अटेंशन डेफिसिट है उसको यानी कि वो ज़्यादा लंबे समय तक अटेंशन नहीं दे पाता किसी चीज़ पर, पढ़ाई पर, किसी भी चीज़ पर, तो क्या ऐसे बच्चे का मोटिवेशन हाई होगा
देखिए बिल्कुल भी ऐसे बच्चे का मोटिवेशन हाई नहीं होगा। कैन सस्टेन अटेंशन फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, क्या वो बहुत लंबे समय तक अपनी अटेंशन को सस्टेन रख सकता है? नहीं बच्चे। अब देखिए सेकंड ऑप्शन यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाता है। सेकंड ऑप्शन की ओर जब हम बढ़ते हैं तो हियरिंग इम्पेयर्ड लर्नर्स, किसकी बात हो रही है बच्चे? जिसको हियरिंग यानी सुनने में प्रॉब्लम है, कैन नॉट कंप्रहेंड विजुअल इन्फॉर्मेशन। अब देखिए बात हो रही है हियरिंग की और यहाँ पर बात हो रही है विजुअल विजुअल इन्फॉर्मेशन की, तो मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पर भी ये करेक्टली पेयर्ड नहीं है, अच्छी प्रकार से मतलब हम कह सकते हैं करेक्टली मैच नहीं है यहाँ पर भी। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, डिसलेक्सिक लर्नर्स लैक लर्निंग एंड राइटिंग फ्लुएंसी। बिल्कुल डेफिनेटली बच्चे, जब हम बात करते हैं कि डिसलेक्सिया, आप लोगों ने पढ़ा होगा डिसलेक्सिया क्या होता है, रीडिंग एंड राइटिंग में जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं बच्चे उसको हम कहते हैं डिसलेक्सिया। तो देखिए एंड फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, क्रिएटिव लर्नर्स हाइपर एक्टिव स्लो इन कॉम्पिट स्लो इन कंप्लीटिंग वर्क। क्या जो क्रिएटिव लर्नर है वो वर्क को कंप्लीट करने में स्लो होगा? देखिए बिल्कुल अपोजिट बात की गई है। मीन्स हम कह सकते हैं फोर्थ भी हमारा गलत है एंड हमारा सही एंड करेक्ट आंसर है बच्चे इसका थर्ड ऑप्शन, जिसको हम कह सकते हैं डिसलेक्सिक लर्नर लैक रीडिंग एंड राइटिंग फ्लुएंसी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने काफी डिटेल्स में जानने की कोशिश की, टॉप 20 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। अगर आप लोग इसी प्रकार से सीडीपी एंड पेडागोजी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं डेली बेसिस पर, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टाइम मिलती रहे।